Hi everyone, welcome to Pragyan IAS. So today we'll start with the CSET PYQ 2016. So let's begin. So this is the first question we have. A 8 grapes and pineapples, B 8 grapes and oranges. तो here we have information for 4 peoples, A, B, C, D. 4 लोग हैं और वो कुछ फ्रूट्स खाते हैं. तो इनके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे. तो we'll write A, B, C, D. We have 4 peoples. 4 लोग हैं तो 4 A, B, C, D हो गया. तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं हमारे पास? ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, ठीक है. तो द इंफॉर्मेशन फॉर ए ईट ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल्स. तो ए क्या क्या खाता है? ग्रेप्स और पाइनएप्पल्स. बी क्या क्या है? ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस. ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस. For C we have oranges, pineapples and apples. For C, oranges, apples and pineapples. And the for D, grapes, apple and pineapple. फिर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? After taking fruits, B and C fell sick. तो B और C क्या बीमार हो गए, ठीक है. In the light of the above fact, it can be said that the cause of sickness was. तो कौन से फ्रूट्स की वजह से सिकनेस हुई है? तो अगर बी और सी को बीमारी हुई है तो दोनों ने कुछ सेम कॉमन खाया होगा. तो दोनों में जो कॉमन फ्रूट्स है वो देखते हैं कौन कौन से कॉमन फ्रूट्स हैं. ग्रेप्स बी ने खाया लेकिन सी ने नहीं खाया, ठीक है. पाइनएप्पल बी ने नहीं खाया लेकिन सी ने दिया. एप्पल फॉर सी लेकिन बी ने नहीं खाया. तो ऑरेंजेस क्या है? दोनों ने कॉमन दिया है. तो हो सकता है और ऑरेंजेस और दोनों ने नहीं दिया, तो इसका मतलब वो दोनों तो बीमार नहीं हुए. इन दोनों ने खाया तो ये बीमार हुए. तो हम कह सकते हैं बी और सी में क्या कॉमन है? ऑरेंजेस कॉमन है. तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑरेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री. तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी कंट्री की. तो जो ग्रोथ है मतलब पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू बर्थ रेट. तो बर्थ रेट जो है उसके कंपेरिजन में डेथ रेट क्या है? वो कम है. तो अगर मान लो मेरे पास ये डब्बा है और इसमें कुछ पॉपुलेशन है, मतलब ये कोई कंट्री है, तो ये पॉपुलेशन है इस कंट्री की और बर्थ रेट इसमें आ रही है तो इसमें इंक्रीज हो रही है. तो बर्थ रेट क्या है? इसमें आ रही है, ठीक है. और डेथ रेट क्या है? इसमें से निकल रही है, इसमें से निकल रही है. तो जो डेथ हो जाएगी जिनकी वो तो पॉपुलेशन में से हट जाएंगे, लेकिन जिनका बर्थ होगा तो वो तो ऐड होंगे, ठीक है. फिर ये क्या करें? द डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू द बर्थ रेट. तो डेथ रेट ये वाली चीज है कम हो रही है और बर्थ रेट बढ़ रही है, ठीक है. तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी. सेकेंड स्टेटमेंट होगी. थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है? द बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू डेथ रेट. बर्थ रेट कम हो रही है और डेथ रेट ज्यादा है, ठीक है. डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम हो रही है. तो इसमें क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ होगी या डिक्लाइन होगी? कि बर्थ रेट कम है और डेथ ज्यादा, तो निकल ज्यादा रहे है, आ कम रहे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? कम होगी. फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि द रूरल अर्बन माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस रेगुलर इन द कंट्री. तो जो पॉपुलेशन है इसमें कुछ एरिया अर्बन एरियाज होगा एज वेल एज कुछ एरिया जो होगा रूरल एरिया होगा, ठीक है. तो पॉपुलेशन क्या है? इंटरमिक्स्ड है और इनके बीच में ट्रांस माइग्रेशन चल रहा है, इंटर माइग्रेशन चल रहा है. फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन मे बी ट्रू इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट. तो ये 4 फैक्ट थे हमारे पास, तो कौन सा ट्रू है ये पूछना चाह रहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करिए? द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन. तो इन दोनों में माइग्रेशन की वजह से जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो बढ़ रहा है. नहीं कह सकते क्योंकि पॉपुलेशन तो हमारे पास सारी टोटल यही है, तो इनके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे थोड़ा ना पॉपुलेशन ग्रोथ होगी. तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हमारा द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्लाइन इन द डेथ रेट ओनली. कि डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है. तो सिर्फ यही फैक्टर एक, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन डेथ रेट ओनली गिवन है इसमें, ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं एक बार. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द बर्थ रेट ओनली. तो बर्थ रेट बढ़ रही है, ठीक है, उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी. अभी हमने देखा कि एंटर हो रहा है और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन इसमें भी ओनली है, ठीक है. स्टेटमेंट तो ये भी सही है, सेकंड भी और थर्ड भी सही है. फोर्थ और देखते हैं. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फास्टर डिक्लाइन इन द डेथ रेट देन इन द बर्थ रेट. तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है तेजी से और बर्थ रेट क्या है? वो बढ़ रहा है, ठीक है. तो ये अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होगा ना. बी सी डी में से है बी भी सही सी भी सही, लेकिन उसमें ओनली लिखा है कि सिर्फ बर्थ रेट बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास डेथ रेट भी तो फास्टर डिक्लाइन कर रहा है. तो ये प्रॉपर आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है. स्टेटमेंट डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
ये क्या कह रहा है कि ए पर्सन एक्स वाज ड्राइविंग इन अ प्लेस वेयर ऑल रोड्स रन आइदर नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो ए एक पर्सन है एक्स, ठीक है, ये कहां पे ड्राइव कर रहा है, जहां पे रोड्स नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से है। ही स्टार्टेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स, तो उसने कहां पे स्टार्ट किया, इस इंटरसेक्शन ऑफ दो रोड्स, तो ये दो रोड है ना, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे इसने स्टार्ट किया। ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। नॉर्थ ये हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अच्छा, इस मैप को ऐसे याद रखना, कहीं भी अगर साउथ डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे इमेजिन करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से डायरेक्शन इमेजिन कर दें। तो अभी ये 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। फिर क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। अब क्या है, 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आया यहां से। फिर इसके बाद क्या है, 4 किलोमीटर साउथ की तरफ गया। तो ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर थी, तो ये भी 3 हो गई और 1 किलोमीटर नीचे आ गया। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 1 किलोमीटर होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक एट हिज स्टार्टिंग पॉइंट इफ द सेम रूट इज नॉट रिपीटेड। ऐसे वापस नहीं आना है, लेकिन इस पॉइंट पे वापस आना है उसको। तो किस रूट से वापस आएगा, अगर वो 3 किलोमीटर ऊपर है ऐसे, तो 3 किलोमीटर ऐसे आएगा, तो ये 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस नीचे है वो, तो 1 किलोमीटर ऊपर आना है उसको, नॉर्थ डायरेक्शन में, कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3 किलोमीटर ईस्ट और 1 किलोमीटर नॉर्थ में। 3 किलोमीटर ईस्ट देन 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो आंसर क्या है इसका, ये होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वर 50 फैकल्टी मेंबर्स कंप्राइजिंग 30 मेल्स एंड द रेस्ट फीमेल्स। तो 50 फैकल्टी मेंबर है, ठीक है, 30 क्या है, मेल्स है, और 20 क्या है, फीमेल्स है। इसके बाद क्या कह रहा है, नो मेल फैकल्टी मेंबर्स द न्यू म्यूजिक। तो जो मेल्स वाले, इनमें किसी को म्यूजिक नहीं आता, रिमेंबर, इनमें किसी को म्यूजिक नहीं आता, बट मैनी ऑफ द फीमेल फैकल्टी मेंबर्स दे डिड। तो कुछ, ज्यादातर को, मतलब ऐसा नहीं कि सभी को आता है, लेकिन कुछ मतलब ज्यादातर जो फीमेल्स मेंबर है, ज्यादातर जो फीमेल्स मेंबर है उनको म्यूजिक आता है, सभी को नहीं आता, लेकिन मैनी ज्यादातर को आता है, सभी को नहीं आता। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन्वाइटेड 6 फैकल्टी मेंबर। तो इन 50 में से 6 मेंबर को इन्वाइट किया गया, ठीक है, टू अ टी पार्टी बाय ड्रॉइंग अ लोट। तो ये लोट याद रखना है कि आपको एक लॉटरी सिस्टम है, ऐसा कोई पार्टिकुलर वे या प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, बस एक लॉटरी सिस्टम से 6 मेंबर निकाल दिए गए इनमें से। तो 6 मेंबर कोई भी हो सकते हैं, आइदर 6 फीमेल और 6 मेल, या दोनों का कई कॉम्बिनेशन के थ्रू आ सकते हैं। एट द पार्टी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट नो मेंबर न्यू म्यूजिक। तो अब अगर ये 6 मेंबर हमारे पास आए हैं, उन 6 के 6 में से किसी को म्यूजिक नहीं आता है, ठीक है। द कंक्लूजन इज दैट, तो इनमें से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द पार्टी कंप्राइज्ड मेल फैकल्टी मेंबर्स ओनली। भाई मेल में से किसी को म्यूजिक नहीं आता था, तो वो 6 के 6 मेल हो सकते हैं, लेकिन फीमेल्स में भी तो सभी को नहीं आता था ना। तो ऐसा हो सकता है कि 2 मेंबर्स जिनको फीमेल्स को म्यूजिक नहीं आता है, वो उन 6 मेंबर में से हो। तो मैम अब ये तो हम नहीं कह सकते ना कि वो सिर्फ मेल फैकल्टी मेंबर्स थे जो हमारे पास 6 आए, नहीं कह सकते ना। ओनली स्टेटमेंट याद रखनी है आपको, है ना। जब भी यूपीएससी का क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जो एक्सट्रीम वर्ड्स होगा उन पे फोकस रखना है, ठीक है। वो एक तरीके से रेड अलर्ट होगा हमारे पास, तो जो एक्सट्रीम वर्ड्स होंगे ना उन पे स्पेशल फोकस देना है आपको, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द पार्टी कंप्राइज्ड ओनली दोज फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हु कुड नॉट गिव रेंडरिंग्स इन म्यूजिक। तो ये कह रहा है कि वो 6 के 6 मेंबर्स वो थे, वो फीमेल्स थी जिनको म्यूजिक नहीं आता था। तो ये स्टेटमेंट कहना सही होगा, क्योंकि मेल्स तो सारों को म्यूजिक नहीं आता था, तो हो सकता है कि उन 6 मेंबर्स में से 3 या 4 1-2 मेल्स भी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 6 के 6 फीमेल हो सकता है ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द पार्टी कंप्राइज्ड बोथ मेल एंड फीमेल फैकल्टी मेंबर्स। तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 6 के 6 मेल भी हो सकते हैं, 6 के 6 फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये कहना गलत है कि वो दोनों कंबाइंड थे, ठीक है, अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी गलत है। फोर्थ क्या कह रहा है कि नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कंपोजिशन ऑफ द पार्टी। तो जेंडर कंपोजिशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये हमने अभी देखा है कि क्यों नहीं कहा जा सकता। तो जेंडर कंपोजिशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये हमने अभी देखा है कि क्यों नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 पीपल्स ABCD, they are seated about a round table. Every chair is spaced equidistant from adjacent chair. तो ये कह रहा है कि 5 लोग जो है वो एक सर्कल पे बैठे हैं, एक राउंड टेबल पे बैठे हैं, 5 पीपल्स ABCDE।
ठीक है, और सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ऐसे है 5 लोग, ठीक है। C इज सीटेड नेक्स्ट टू A, अगर A यहां पे है तो इसके नेक्स्ट क्या है, C है हमारे पास। A इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D, तो A के और D के बीच में क्या है, 2 सीट्स का डिफरेंस है, तो अगर D यहां पे है तो D से जो 2 सीट्स होगी ये और ये 2 सीट बाद A होगा। B इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू A, B क्या है, A के नेक्स्ट नहीं है, तो B कहां पे है, B यहां पे है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, A B C D E बचा, तो E कहां है, यहां पे होगा, ओके। फिर क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो इनमें से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी, क्वेश्चंस ने गिवन थी, तो ये हमारे पास अब 3 स्टेटमेंट है, इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, तो बी के नेक्स्ट क्या है, डी है, ठीक है, डी है बी के नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर क्या कह रहा है, ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, ई क्या है, नेक्स्ट टू ए, ये भी सही है, ठीक है, नेक्स्ट टू ए, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है, डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय 2 सीट्स, और डी एंड सी दे आर नॉट सेपरेटेड बाय एनी सीट्स, तो ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए। तो हमारे पास सही स्टेटमेंट कौन सी है, 1 और 2, सही स्टेटमेंट कौन सी है, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर सम नेक्टर फिल्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री एंड सम बीज आर हावरिंग ऑन इट, हमारे पास कुछ फ्लावर्स है और कुछ बीज है, और वो बीज क्या है, हावर कर रही है, घूम रही है फ्लावर्स के ऊपर। तो इफ वन बीज लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, अगर एक फूल पे, एक फ्लावर पे एक बीज बैठती है तो एक बीज क्या है, बच जाएगी, तो फ्लावर क्या है, बीज से एक कम है, ठीक है, तो बीज कितनी होगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स प्लस 1, ठीक है, एक ज्यादा है फ्लावर से। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ 2 बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर, एक फ्लावर पे अगर 2 बीज बैठती है तो एक फ्लावर बच जाएगा, मतलब अगर 2 बीज बैठती है एक फ्लावर पे तो क्या है कि एक फ्लावर बच जाएगा, ठीक है, एक फ्लावर बच जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ये आ गई हमारे। तो हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड बीज रेस्पेक्टिवली आर, तो हमें फ्लावर्स बताने हैं और बीज बतानी है, टोटल कितने होंगे, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है अभी हमारे पास, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, b इक्वल्स टू 2f माइनस 2, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो b से b कट जाएगा, 2f से हमारे पास क्या है, एक f आ जाएगा, ठीक है, -2 है, ये माइनस हो गया आएगा इस साइड, तो -3 इक्वल्स टू 0, तो f आ गया हमारे पास कितना, 3, इसमें f को पुट कर देंगे तो b कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। तो हमसे पूछा क्या गया था, फ्लावर्स एंड बीज, तो फ्लावर्स कितने हैं, 3, और बीज कितनी है, 4, तो 3 and 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM एंड लास्ट 2:27 PM, तो क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है, 11 बजे स्टार्ट होती है, तो क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है, 11 बजे स्टार्ट होती है, और खत्म किस टाइम होती है, 2:27 पे, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 3 घंटे 27 मिनट का, इतने का टाइम हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये क्या कह रहा है कि 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन आर हैव ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो इसमें इस टाइम में, इतने टाइम में 4 पीरियड्स हुए हैं। आफ्टर एवरी पीरियड अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स इज गिवन टू द स्टूडेंट्स, और सभी पीरियड्स के बाद क्या है, 5 मिनट का रेस्ट होता है। द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, तो सभी पीरियड्स की क्या है, कितने घंटे का सभी पीरियड्स होते हैं ये बताना है, ठीक है। और कितने पीरियड हमारे पास, 4 है, ये फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ है, तो इनके बीच में गैप कितना है, 5 मिनट्स का, तो 5 मिनट्स का गैप यहां होगा, फिर 5 मिनट्स का यहां होगा, और फिर 5 मिनट्स का यहां पे होगा, तो टोटल कितना इंटरवल का गैप हमारे पास, 5 5 5 3 बार, तो 15 मिनट्स का गैप है। टोटल टाइम कितना था, 3 hours 27 मिनट्स। तो अभी जो जिसमें पीरियड्स हुए हैं, जिस टाइम में क्लासेस हुई है, तो वो टाइम कितना बचा हमारे पास, 3 घंटे 12 मिनट बचा, क्योंकि 15 मिनट का तो इंटरवल था, तो 3 घंटे 12 मिनट में कितना टाइम होता है, 192 मिनट्स, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट्स, तो 3 घंटे में कितनी, 180 मिनट्स, और 12 मिनट इसमें ऐड कर देंगे तो 192 मिनट्स, ठीक है। और पीरियड्स कितने हमारे पास, 4 हुए हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पीरियड की टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 48, ठीक है। तो एक पीरियड की ड्यूरेशन कितनी है, 48 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 4 फ्रेंड्स हैं ABCD, वो क्या है कि एक ब्रिज को क्रॉस करेंगे, और ब्रिज को क्रॉस एक टाइम में सिर्फ 2 पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। अभी रात हो रखी है तो उनके पास सिर्फ एक लैंप है,
ठीक है। अभी क्या है कि उनको रैंप वे के क्रॉस करना है, और वो किस स्पीड से, जो स्लोअर पर्सन है जो धीरे चलेगा उसकी स्पीड से क्रॉस करेंगे, ठीक है, उसकी स्पीड से क्रॉस करेंगे। फिर एक पर्सन क्या है, रैंप वापस लेके आएगा जिसकी फास्टर स्पीड है, ठीक है, जिसकी फास्टर स्पीड है वो रैंप को वापस लेके आएगा, फिर एक पर्सन को लेके जाएगा अपने साथ, फिर वापस आएगा, और जाने का जो स्पीड होगी वो जो धीरे चलता है उसकी स्पीड से आएगा, लेकिन वापस वो आएगा जिसकी स्पीड फास्ट है, ठीक है। फाइनली क्या करना है उनको, रैंप को जो उसकी ओरिजिनल प्लेस थी वहां पे रख देना है, ठीक है, और आखिरी में उसको ब्रिज क्रॉस करना है विदाउट अ रैंप। जो भी लास्ट में पर्सन होगा उसकी रैंप को ओरिजिनल प्लेस पे रखने के बाद वो विदाउट रैंप उस ब्रिज को फिर से क्रॉस करेगा। और टाइम गिवन है हमें, ए कितना टाइम लेता है, 1 मिनट लेता है, बी 2 मिनट्स लेता है, सी 7 मिनट्स लेता है, और डी 10 मिनट्स टाइम लेता है ब्रिज को क्रॉस करने में। तो अगर डी ज्यादा टाइम ले रहा है तो डी की स्पीड सबसे कम है, सी की उससे थोड़ी सी ज्यादा है, बी की उससे थोड़ी सी ज्यादा है, ए की स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल फ्रेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज। तो सबसे कम टाइम ब्रिज को क्रॉस करने में कितना लगेगा वो बताना है हमें। अभी हम देखते हैं फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, ए की। ए के साथ एक पर्सन को देते हैं, किसी को, बी को दे दिया हमने। अब ए और बी क्रॉस करेंगे इस ब्रिज को यहां से यहां, तो जाएंगे किस स्पीड से, बी की स्पीड से, क्योंकि धीरे वाले की स्पीड से जाना है, तो उनको जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स। फिर क्या है, ए वापस आएगा, ए वापस कितनी स्पीड से आएगा, एक मिनट लगेगा, तो उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो ए और बी गए यहां से, तो यहां पे बी को छोड़ के आया क्योंकि बी की स्पीड क्या है, ए से कम थी, तो जाने में इसको 2 मिनट लगे और वापस आने में 1 मिनट लगा, तो टोटल टाइम कितने लगे, 3 मिनट्स, ठीक है। अब जाएंगे ए और सी, तो जाने में सी की स्पीड, सी के कितना टाइम लगेगा, दैट इज 7 मिनट्स, आने में ए को 1 मिनट लगेगी, तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 मिनट, ठीक है। फर्स्ट में बी को छोड़ने के टाइम उसको लगा 3 मिनट, सी को छोड़ने का टाइम लगा 8 मिनट्स। अभी क्या है, डी के साथ जाएगा, तो डी के साथ जाएगा, डी को कितना टाइम लगता है, 10 मिनट्स। फिर ए वापस आएगा, तो वापस आने में उसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। तो डी को जब छोड़ के वापस आएगा तो उसको हो जाएगी टोटल 11 मिनट, ठीक है। अब उसने रैंप रख दिया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और रैंप को रखे बिना वेट के वापस जाएगा, तो वापस जाने की स्पीड कितनी है, 1 मिनट की, ठीक है। फिर टाइम उसको ए को कितना लगेगा, 1 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, 23 मिनट्स। इनको ऐड करो, 23 मिनट्स, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, 23 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, 30 ग्राम ऑफ शुगर है, दैट इज मिक्स्ड इन 180 ml ऑफ वाटर। तो 30 ग्राम शुगर कितने वाटर में आई है, 180 ml में। तो 1 ml में कितनी शुगर होगी, 1 ml ऑफ वाटर में कितनी शुगर होगी, 30/180, दैट इज 1/6। ये किस केस में है, ए वेसल के केस में। अब बी के केस में बताते हैं हम, बी के केस में कितना आएगा, 40/280, दैट इज 1/7। और सी के केस में देखते हैं, सी के केस में क्या है, 20/100, दैट इज 1/5। फिर क्या पूछ रहा है हमसे, द सॉल्यूशन इन द वेसल बी इज। तो वेसल बी का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, 1 ml में कितना है, 1/7 ग्राम ऑफ शुगर है। तो ये पूछ रहा है कि बी को कंपेयर करना है विद ए एंड सी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, स्वीटर देन दैट इन सी। तो बी वाला क्या है, सी से ज्यादा स्वीटर है। अगर डेनोमिनेटर में वैल्यू इंटीजर क्या बड़ा होता है तो टोटल वैल्यू कम होती है, ठीक है। थर्ड केस में क्या है, सी, अगर ये इंटीजर दोनों कंपेयर करेंगे 7 और 5 को, तो 7 बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या है, इससे 1/5 से छोटी होगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, बड़ी होगी। ये वैल्यू बड़ी है तो इसके 1 ml में ज्यादा शुगर है, तो सी क्या है, ज्यादा स्वीटर होगा बी से। तो स्वीटर देन दैट इन सी, तो बी क्या ज्यादा स्वीटर है, नहीं, हमने अभी देखा, ये स्टेटमेंट गलत होगी। स्वीटर देन दैट इन ए, तो ए में 1/6 है, तो 1/6 इज ग्रेटर देन 1/7, ठीक है। तो बी क्या ज्यादा स्वीटर होगा, नहीं, क्योंकि उसके 1 ml में 1/6 है, इसके 1 ml में 1/7 है, तो इससे भी कम स्वीट हो रहा होगा ये, तो ये भी गलत हो गया। एज स्वीट एज देन दैट इन सी, तो बराबर है दोनों, नहीं। थर्ड क्या करें कि लेस स्वीटर देन दैट इन सी, तो सी से कम स्वीटर है, सही है बात, क्योंकि 1/5 ये बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, डी। अच्छा, बड़ी दिखाता हूं मैं आपको कैसे होती है। मेरे पास क्या है, 1/5 और 1/7, दो वैल्यू हो गई। अब मैं अगर इसको बड़ी बता रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए, अगर मैं इसको 5 से कंपेयर करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 5/7। अब 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये वैल्यू 0 से छोटी, 1 से छोटी आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.7।
समथिंग आएगी। और ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो हमने जो सोचा था वो ठीक है। अगर हम इसको कह रहे थे कि 1/5 क्या है, बड़ा है इससे 1/7 से, तो हम सही सोच रहे थे। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स क्या है, चैरिटी कर रहे हैं। तो अगर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, n बच्चे हैं उस क्लास में, n बच्चे हैं, तो सभी ने कितने पैसे दिए, n पैसे दिए, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे मेरे पास, n², n इंटू n हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि विद द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2 बाई 1 स्टूडेंट, तो एक ने क्या n से 2 रुपए ज्यादा दिए, तो सभी ने क्या दिए, n दिए, तो n इंटू n हो जाएगा, +2 हो जाएगा हमारे पास, तो इतने टोटल पैसे हो गए। तो ये सम बता रहा है कि ये टोटल सम कितना होगा, 443 होगा। ठीक है, तो n², अगर मैं 2 को इस साइड जाके माइनस कर दूं तो ये आ गया हमारे पास 441। तो ये क्या होता है 441, ये क्या होता है 21 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 21। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया 21। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं कुछ नंबर्स का। मानो अगर कोई भी नंबर 100 के नियर है, 100 के आसपास है, तो उसका स्क्वायर मानो 98 या 97 है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अगर 100 से इसमें 3 कम है तो 3 और कम कर देंगे, तो दैट इज 94, और फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 09, तो आंसर ये होगा। ऐसे अगर मैं आपको 94 दिखाऊं तो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 और कम कर देंगे, दैट इज 88, और 6 का स्क्वायर कर देंगे, वो कितना 36। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। एक केस में देखते हैं कि 100 से अगर बड़ा हो, तो 100 से बड़ा 103 मान लेते हैं, तो 3 ज्यादा है तो 3 और बढ़ा देंगे, तो 106, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। ऐसे ही अगर कोई भी नंबर 50 के समवेयर है, 50 के अराउंड है, तो अगर 48 है तो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 50 के केस में हम 25 को एक स्टैंडर्ड वैल्यू देते हैं, तो 25 में से 2 कम कर देंगे, दैट इज 23, और 2 का स्क्वायर दैट इज 04, तो दिस इज द आंसर। और 45 के केस में देखते हैं 45, तो ये 5 कम है, तो 5 कम कर देंगे इससे 25 से, दैट इज 20, और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 45। और जितने भी कोई भी डिजिट है अगर उनके एंड में 5 आता है, कोई भी डिजिट है 85 है, तो 85 के एंड में 5 है, तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास ये नंबर है स्टार्टिंग वाला, उसमें एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 में एक बढ़ाएंगे, कितना आएगा 9, तो 8 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 72, फिर 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही हमने 45 का किया था, तो 4 में एक बढ़ाएंगे, दैट इज 5, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 5 का स्क्वायर 25, तो 20 और 25, तो ये होगा 45 का। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि अनीता मैथमेटिक्स टेस्ट में कितने क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, सभी का क्या है इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स है, तो 10 अरिथमेटिक, 3 अलजेब्रा और 30 जियोमेट्री। तो अरिथमेटिक के कितने क्वेश्चन है 10, अलजेब्रा के कितने हैं 30, और जियोमेट्री के कितने हैं 30। फिर क्या कह रहा है कि उसने आंसर किया 70% अरिथमेटिक, तो 70% ऑफ 10 इक्वल्स टू 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन उसने अरिथमेटिक के किए। फिर कहता है कि 40% किए उसने अलजेब्रा से, 40% का मतलब है कि 12 क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि 70% अरिथमेटिक, 40% अलजेब्रा, 60% ऑफ द जियोमेट्री प्रॉब्लम, तो 60% उसने जियोमेट्री के 30 क्वेश्चंस में से किए, तो टोटल नंबर ऑफ 18 क्वेश्चंस उसने यहां पे किए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए उसने 37 क्वेश्चन उसने किए। फिर कहता है अब जो उसके मार्क्स है वो 60% से कम है, 60% से कम है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% मार्क्स, तो उससे 60% नंबर देके आने थे, तो कितने क्वेश्चंस उसके सही होने चाहिए, तो सही उसने कितने किए 37 किए, तो 60% ऑफ 70 क्वेश्चंस कितना होगा 42 क्वेश्चन होगा, 60% ऑफ 70, तो ये कितना आएगा हमारे पास 42 क्वेश्चन किए उसने, कितने हैं 37, तो कितने और करने चाहिए 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन मोर उसे करने चाहिए सही, तो आंसर तो वैसे ये है 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइदर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमने किया है 2012 का, आई थिंक 2012 और 2000 आई थिंक
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि आइदर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किया है आई थिंक 2012 और 2013 के पीवाईक्यू में किया है, तो इसको भी आप एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि जो एवरेज सैलरी है एम्प्लॉइज को कंपनी की दी जाती है दैट इज 5000, तो वो कितनी है 5000। फिर क्या रहा है कि एवरेज सैलरी जो मेल को मिलती है वो कितनी है, मैन को 5200 और फीमेल के केस में, वुमेन्स के केस में 4200 है। देन द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयड इन द कंपनी, तो परसेंटेज किसका बताना है, मेल्स एम्प्लॉय का। ठीक है, अगर मेरे पास मैं मान लूं कि 100 टोटल एम्प्लॉयज थे, 100 में x कितना मैन है और y कितना, y नहीं x माइनस 100 माइनस x कितना हो गया, वो मैन हो गया। ठीक है, अभी 100 थे तो टोटल जो सैलरी पेड हुई वो कितनी 5000, एवरेज है एक की, तो 100 इंटू 5000, तो ये कितना आ गया मेरे पास टोटल आ गया। ठीक है, फिर कहता है कि 5200 किसकी है, मैन की है, तो x इंटू 5200 और वुमेन्स के केस में 4200, वुमेन्स का टोटल नंबर कितना है 100 माइनस x इंटू 4200। इन दोनों का सम मिला के कितना आना चाहिए 5000 इंटू 100। क्यों, क्योंकि टोटल का एवरेज कितना 5000 था, टोटल कितना हमारे पास 100, तो 100 इंटू 5000। मैन कितने थे हमारे पास x, क्योंकि मैन हमें निकालने हैं, ठीक मेल्स निकालने हैं, तो हमने इसको x मान लिया, तो वुमेन्स कितनी होगी 100 माइनस x होगी, क्योंकि 100 हमने टोटल माना है, टोटल। ठीक है, फिर क्या है कि इन दोनों का सम, जो मैन 5200 उनकी एवरेज सैलरी थी, x टोटल नंबर थे, तो सबकी सैलरी मिला के कितनी होगी 5200 इंटू एक्स। ऐसे ही वुमेन्स के केस में आ गया। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं। 5000 इंटू 100 इक्वल्स टू 5200 x प्लस 4200 इंटू 100 माइनस 4200 x। इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस कर देंगे, तो 5000 माइनस 4200 इंटू 100 इक्वल्स टू 1000x, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10x आ गया इस साइड, तो ये कितना बचेगा मेरे पास 800 अपॉन 10 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 80। टोटल एम्प्लॉइज कितने थे 100, मैन कितने 80, तो परसेंटेज कितना है 80 अपॉन 100 इंटू 100। परसेंटेज निकालते कैसे, ऐसे कि अगर किसी का भी परसेंटेज पूछा है तो उसको ऊपर लिखेंगे जो हमारे पास टोटल है, मतलब जिसका भी पूछा गया है, और जो टोटल है, जितना भी टोटल आउटकम्स गिवन है वो नीचे लिखेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो पूछा क्या था हमसे मैन, तो मैन कितने 80, टोटल कितना था 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से, तो परसेंटेज कितना आएगा 80%। कितना परसेंटेज आएगा 80। आंसर क्या है 80% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। टू नंबर्स x एंड y आर रेस्पेक्टिवली 20% और 28% लेस देन अ थर्ड नंबर z। हमारे पास 3 नंबर है x, y और z। x कितना कम है z से 20%, और y कितने परसेंट कम है 28%। तो अगर परसेंटेज इस तरीके से गिवन है, और मैं बार बार बता चुका आपको कि ऐसे में अगर z हमें गिवन नहीं है तो उसको एक हम क्या रो डाटा क्रिएट करते हैं, उसको हम 100 मान लेते हैं। तो z अगर 100 है हमारे पास, तो z का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा 20। ठीक है, x क्या है 20% कम है, तो x की वैल्यू क्या होगी 80, कि भाई 100 में से 20% कम है, तो 20% 20 होता है, तो 100 से 20 गया कितना बचा 80। y क्या है 28% कम है, तो 28% ऑफ 100 क्या है 28, तो 100 में से 28 माइनस क्या आएगा हमारे पास 72, तो y कितना हो गया 72 हो गया। फिर क्या पूछा है इसने, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। तो y क्या है x से कितने परसेंटेज कम है, y x से कितना कम है, तो ये 80 है, ये 72 है, तो 8 कम है। ठीक है, अब परसेंटेज निकालनी है। इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कम कितना है 8, और कितने में से कम है 80 में से। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करनी है 100 से, तो कितना आ गया ये 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ए डेली ट्रेन इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन स्टेशन एंड ए एंड बी। तो एक ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई है ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच में। ठीक है,
किस टाइम स्टार्ट हुई है? 6 AM। तो वो जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 42 आवर्स में। ए और बी से एक ट्रेन स्टार्ट हुई है, ए से और बी से दोनों से, और सुबह के 6 बजे वो ट्रेन चलती है और कितना टाइम लेती है? 42 आवर्स लेती है। तो 42 आवर्स में अपनी जर्नी पूरी करती है। मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने का 42 आवर्स उसका टाइम है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट इज नीडेड टू मेंटेन द शटल सर्विस? तो शटल सर्विस को मेंटेन करने के लिए कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स चाहिए हमें? अगर एक ट्रेन यहां से चली, क्योंकि वो दोनों एंड से स्टार्ट होती है, तो यहां से भी एक ट्रेन चलेगी, फिर 24 आवर्स, अगले दिन सुबह 6 बजे, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 24 आवर्स में टाइम में यहां पे आएगी मानो ये, क्योंकि यहां से यहां तक जाने का टाइम किसका कितना है? 42 आवर्स है। 2 दिन में पूरा होगा, दैट इज 48 आवर्स 2 दिन में होते हैं, तो 2 दिन से थोड़े कम टाइम में वो यहां से वहां पहुंचेगी। तो अगले दिन सुबह वो 24 आवर्स में आधे बीच में डिस्टेंस में कहीं जाएगी। इस साइड से जो चलेगी वो भी कुछ बीच में ऐसे डिस्टेंस पे आएगी, ठीक है। तो ये भी कुछ 24 के बाद में आधे के थोड़ा सा आगे होगी, और ये भी आधे से थोड़ा आगे होगी। तो अगले दिन सुबह शटल सर्विस को मेंटेन करने के लिए एक ट्रेन और चाहिए हमें। तो नेक्स्ट डे ट्रेन होगी 3rd ट्रेन, और वहां से भी एक ट्रेन चाहिए, दैट इज 4th ट्रेन। पहले हमारे पास 1 और 2 थी, ठीक है, तो 4 ट्रेन होगी। तो दूसरे दिन 48 आवर्स में ये यहां पे पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका टाइम कितना 42, तो ये पहुंच जाएगी। तो ये ट्रेन फिर वापस चलेगी। ऐसे ही जो ट्रेन 1, 2 होगी वो यहां पे पहुंच चुकी होगी, और 48 आवर्स के बाद वो वापस जाएगी। तो हमें और एक्स्ट्रा ट्रेन की जरूरत नहीं है। शटल सर्विस के लिए हमारे पास कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन होनी चाहिए? 4, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पहले दिन में अपनी जर्नी पूरी नहीं कर पाती, वो सेकंड डे में पूरी करती है। तो सेकंड डे के लिए हमें 3rd और 4th 2 ट्रेन और चाहिए, क्योंकि हमें शटल सर्विस क्या है? कंटिन्यू रखनी है, मेंटेन रखनी है। तो जो 3rd डे होगा, 3rd डे पे 1 उस साइड पहुंच चुकी होगी और 2 इस साइड आ चुकी होगी, तो यही अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगी। ऐसे 4th डे पे 4th ट्रेन जो है वो इस साइड आ चुकी होगी और 3rd उस साइड जा चुकी होगी, फिर वो अपनी जर्नी वापस करेगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन इज 4, तो आंसर 4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। तो लेंथ कितनी है उसकी? 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड क्यूब। तो इससे, इस रेक्टेंगल से हमने क्या बनाया? इस रेक्टेंगल से हमने क्यूब बनाया। इस रेक्टेंगल से हमने एक क्यूब बनाया। तो इसका जो एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, तो इसी एरिया को यूज किया गया होगा इसको बनाने के लिए। जो इसका एरिया होगा, इस रेक्टेंगल शीट का जो एरिया होगा, उसी एरिया से हमने ये क्यूब बनाया होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कलर कर दूं तो बाहर का कलर पूरा ऐसे ही दिखेगा। तो इसका जो एरिया है वो कितना है? 12 × 8, ठीक है। और इसका जो क्यूब का एरिया होता है वो कितना होता है? 6 × साइड स्क्वायर, ये एरिया होता है। और दोनों एरिया सेम होने चाहिए, क्योंकि इस शीट को यूज करके तो हमने ये बनाया। दोनों का जो बाहर का सरफेस है, आउटर सरफेस है, वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो पूछा क्या गया हमसे? द साइड ऑफ द क्यूब। इस क्यूब की साइड पूछी गई है। क्यूब का एरिया कितना होता है? 6 × साइड स्क्वायर। इसका एरिया क्या है? 12 × 8। दोनों बराबर होने चाहिए। तो 12 × 8 = 6 × साइड का स्क्वायर। 6 से इसको डिवाइड कर दिया 2, 8 × 16 = साइड का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर = साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास? 4। तो साइड कितनी? 4 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। पूछा क्या था हमसे? साइड ऑफ द क्यूब। तो 4 सेंटीमीटर आ गई, तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि देयर आर 5 क्वेश्चंस दैट इज टू बी अटेम्प्टेड। एक पेपर में क्या है? 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 क्वेश्चन है एक पेपर में। एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ट्रू और फॉल्स हो सकता है। सेकंड का भी ट्रू और फॉल्स हो सकता है। ऐसे 3, 4, 5 का हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि नो 2 कैंडिडेट्स गिवन द सेम आंसर। तो किसी भी 2 कैंडिडेट ने सेम कॉपी नहीं लिखी है, तो सबके आंसर्स क्या है? डिफरेंट है, सीक्वेंस डिफरेंट है। मतलब अगर एक ने ऊपर ट्रू लिखा है तो दूसरा भी लिख सकता है, लेकिन उसका किसी ना किसी आंसर में कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए। पांचों में आंसर में ऐसा नहीं कि पांचों ने अगर ट्रू लिखा है, एक ने पांचों में ट्रू लिख दिया तो दूसरा भी कोई ऐसा है कि जिसने सेम आंसर लिखे हो। नहीं, दोनों ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए।
तो बेसिकली इसमें हमें बताना क्या है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि 5 क्वेश्चन है हमारे पास, उनके सभी के आंसर्स 2 है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में से कोई एक आंसर होगा, मतलब कोई भी कुछ भी लिख सकता है आंसर उसमें। तो 5 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो हमारे कितने ऐसे ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एक ने आंसर कर दिया, एक की सीट में ये आंसर है, तो ये कॉम्बिनेशन है। दूसरे ने क्या कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो पहले के पास कितने ऑप्शंस होंगे, ट्रू और फॉल्स, 2 ऑप्शन होंगे। ऐसे दूसरे के पास 2 ऑप्शन होंगे, तीसरे के पास भी 2 ऑप्शन होंगे लिख करने के, फोर्थ क्वेश्चन के पास भी 2 ऑप्शन होंगे और फिफ्थ क्वेश्चन के पास भी 2 ऑप्शन होंगे। तो हर क्वेश्चन के आंसर के लिए मेरे पास कितने 2 ऑप्शन है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 5 टाइम्स, दैट इज 32। तो 32 कॉम्बिनेशंस बनेंगे मेरे पास ऐसे। अगर मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं और सभी का आंसर्स क्या है, ट्रू और फॉल्स में देना है, तो सभी के आंसर्स के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन इसके पास, इसके लिए 2 इसके लिए। तो ऐसे कितने मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे, 32 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ये पीएनसी का क्वेश्चन था। आज के टाइम में यूपीएससी इन पे ज्यादा एम्फेसाइज करता है, ज्यादा फोकस यूपीएससी का प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम और पीएनसी पे है, और तीनों के ना कंसेप्ट मिक्स करके यूपीएससी पूछ रहा है। तो पीएनसी आपका अच्छा होना चाहिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या 32 होगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास एक एग्रीकल्चर फील्ड है जिसकी कुछ लेंथ है और कुछ विड्थ होगी। तो रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारे पास एग्रीकल्चर का फील्ड हो गया। ये होगी इसकी लेंथ, जो कितनी गिवन है, x1 मीटर, और विड्थ कितनी गिवन है, x2 मीटर। ये हमारे पास एग्रीकल्चर का फील्ड हो गया। फिर क्या गिवन है हमारे पास, x2 क्या है कि चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरी कर सकते हैं कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो x2 की कुछ भी हो सकती है। गिवन क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 कितना है, 40। ये गिवन है हमारे पास। तो बताना क्या हमें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड विल नॉट एक्सीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कि एरिया मैक्सिमम कब होगा। तो एरिया क्या होता है, x1 इंटू x2, ये वैल्यू मैक्सिमम पूछी गई हमसे, और x2 कितना है, 40 माइनस x1। तो इसको लिख सकते हैं हम x1 इंटू 40 माइनस x1। ठीक है, एक केस में अगर याद रखो, ऐसे अगर वैल्यू गिवन हो, कोई भी वैल्यू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 40 गिवन हो और एरिया निकालना है, तो मैक्सिमम कब होता है किसी भी रेक्टेंगल का, एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब वो स्क्वायर होगा। तो वो स्क्वायर कब होता है कि जब उसकी x1 और x2 दोनों बराबर होती है, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती है। अगर x1 प्लस x2 बराबर है और दोनों का सम 40 है, तो x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू कितनी, 20 होनी चाहिए। यही पूछा गया हमसे कि किस टाइम एरिया मैक्सिमम कब होगा। तो x1 की वैल्यू भी 20 होगी और x2 की भी 20 होगी। तो यहां से हम बता सकते हैं कि 20 इंटू 20 तो 400 होना चाहिए, क्योंकि हमसे मैक्सिमम पूछा गया था, मिनिमम नहीं पूछा गया था। तो मैक्सिमम के केस में क्या होगा, 400 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, नॉट एक्सीड। तो 400 से ज्यादा उसका एरिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम है। तो आंसर होना चाहिए 400 स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर इससे हम सोल्व करना चाहे तो इससे भी कर सकते हैं कि x1 40 माइनस x1, तो 40 x1 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, ये बताना है। तो ये डिफरेंशिएशन से होगा। तो डिफरेंशिएशन हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट याद रखने हैं। और बेसिक कंसेप्ट में ये है कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होता है, जब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर की तरह काम करता है। स्क्वायर कब होता है, जब लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती है। लेंथ और विड्थ दोनों सेम, मतलब x1 और x2 दोनों बराबर है। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 40 है और दोनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 की जगह x1 लिख सकता हूं इक्वल्स टू 40। तो 2x1 इक्वल्स टू 40, तो x1 इक्वल्स टू 20। ठीक है, x1 20 आ गया और x2 भी x1 के बराबर है, तो वो भी 20 है। तो एरिया कितना है, x1 इंटू x2, x1 कितना 20 और x2 वो भी 20, तो 20 इंटू 20 दैट इज 400। तो 400 स्क्वायर मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली। एक फैमिली में कितने 5 लोग थे, ठीक है, उन सब का सम कितना है, 3 years ago was 80 years। तो 3 साल पहले उसका सम कितना था, 80 years था। उन सब का सम 5 मेंबर्स का 3 साल पहले। तो अभी सबकी सम क्या है, 3-3 साल कम है। मेरे पास अगर 5 मेंबर है, 1 2 3 4 और 5, इन सब का जो सम था 3 साल पहले, तो ये भी 3 साल छोटा था, ये भी 3 साल छोटा था, ये भी 3 साल, ये भी। अभी क्या है कि अब ये 3 साल बढ़ गए उस 3 साल से, ये भी 3 बढ़ गए, ये भी और ये भी। तो अभी टोटल अगर मैं जितना बढ़ गया उसका टोटल सम बताऊं तो कितना बढ़ा,
3 + 3 + 3 + 3 + 3 दैट इज 15 इंक्रीज हो गया। तो पहले अगर 80 थी तो अब कितना हो गया, 15 इंक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया 95। अभी उनकी एज का जो समय है वो है कितना 95, ये गिवन है। फिर क्या कहता है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज सेम एज इट वाज 3 years ago। तो जो 3 साल पहले एवरेज एज थी, तो उस साल 3 साल पहले एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो 3 साल पहले एवरेज एज कितनी थी, एवरेज टोटल सम कितना था 80, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे 5, तो एवरेज कितना आ गया मेरे पास 16। तो 3 साल पहले एवरेज जो था वो था 16 और आज भी एवरेज कितना है 16 है। कहता क्या है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज सेम एज इट वाज 3 years ago। जो 3 साल पहले जो एवरेज था आज भी वही है। तो बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ अ बेबी ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड, तो इस साल इस बीच में एक बेबी ऐड हो गया है, तो उसकी वजह से एवरेज क्या है वो थोड़ा सा उतना ही है, मतलब जितना पहले था। तो हाउ ओल्ड इज द बेबी, अब 6 उनकी फैमिली में 5 मेंबर पहले थे, एक बेबी और आ गया, तो टोटल मेंबर कितने हैं 6 मेंबर है, एवरेज कितना है 16। तो एज कितनी होनी चाहिए, एज का सम कितना होना चाहिए 6 × 16 दैट इज 96। अभी हमें उनकी सबकी एज पता है कि आज के टाइम में उनकी सबकी एज का सम जो 5 मेंबर थे वो कितना है 95, लेकिन एवरेज अगर वो एक बेबी और ऐड कर दिया जाए तो एज कितनी होनी चाहिए 96। तो कितना डिफरेंस है 95 में और 96 में, 1 ईयर का। तो 1 ईयर का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि एक बेबी ऐड हो गया। तो बेबी की एज क्या है 1 ईयर, तो बेबी की एज कितनी है 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ 2 persons आर द सेम। हमारे पास 2 लोग हैं ए और बी, उनका जो टोटल इमोल्यूमेंट्स है वो दोनों का सेम है। और इमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, दोनों के बेसिक पे और अलाउंसेस कितने हैं, दोनों के सेम है, ठीक है। अगर इसका बेसिक पे B1 है, इसका B2 है, इसका अलाउंसेस A1 है और इसका A2 है, तो दोनों के केस में वो क्या है सेम है, ठीक है। उन दोनों का सम जो है अलाउंसेस और बेसिक पे का सेम है। फिर कह रहा है कि 60% ए को कितना मिलता है 65% ऑफ इस बेसिक पे। तो बेसिक पे अगर उसका B1 मान लिया मैंने, अलाउंसेस कितना होगा 65% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, बेसिक पे कितना B2 है, अलाउंसेस कितना होगा इसका 80% ऑफ द बेसिक पे, प्लस क्या है 80% ऑफ B2, ठीक है। अब क्या बताना है हमें, B1 और B2 का रेशियो बताना है, द रेशियो ऑफ बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर। ए और बी के जो बेसिक पे है उनका रेशियो बताना है। तो फॉर्मर कौन सा है ए और लेटर कौन सा है बी। फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला। इसको ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 165/100 B1 इक्वल्स टू 180/100 इंटू B2। B2 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, B1/B2 इक्वल्स टू 100 से 100 ऐसे कट जाएगा, ये आएगा 180/165, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 36, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 11, ये आएगा 12, तो 12:11। सो रेशियो क्या है हमारे पास 12:11। ये हमसे पूछा गया था बेसिक पे, तो ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एक सीढ़ी है हमारे पास ऐसे, तो पर्सन क्या है फर्स्ट स्टेप पे यहां पे खड़ा है, फिर इसके बाद ही हैज टू क्लाइंब 4 more स्टेप्स टू रीच एग्जैक्टली द मिडिल स्टेप। अब उसे बीच में जाने के लिए 4 और चढ़नी पड़ेगी, तो 1 2 3 4, तो अब बीच में आ गया 4 चढ़ने के बाद, ठीक है, बीच में आ गया 4 स्टेप चढ़ने के बाद 1 2 3 4, तो ये हो गया इसका बीच में आ गया। फिर कहता है कि हाउ मेनी स्टेप्स डज दिस लेटर हैव, तो इस सीढ़ी में कितने स्टेप्स हैं। तो ये अगर बीच में है तो इसके नीचे कितने 1 2 3 4 है, तो इसके ऊपर भी 4 होंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 दैट इज 8 प्लस ये वाली 9, तो 9 स्टेप्स होंगे टोटल, तो आंसर कितना है 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ए बी क्या है वर्टिकल ट्रंक है, एक बहुत बड़ा ट्री है, ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड। तो ट्रंक है हमारे पास एक ट्री ऐसे, ए बी क्या है पॉइंट है,
जो ये ट्रंक है ग्राउंड पे कहां टच कर रही है, ए पे टच कर रही है। अब साइक्लोन की वजह से ट्रंक क्या है, बीच में से सी से टूट जाती है, यहां से टूट गई सी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर की हाइट पे है, यहां से ये टूट गया साइक्लोन की वजह से। अब क्या है, ब्रोकन पार्ट इज पार्शियली अटैच्ड टू द वर्टिकल पोर्शन, अभी ये इससे अटैच्ड है, ये वाला जो ये यहां सी पे टूटा है, तो ये दोनों पोर्शन अटैच्ड है। अटैच्ड होने के बाद क्या है, ये गिर गया एक तरफ, ठीक है। अब बी की तरफ से अगर ये गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, तो ये ऐसे आ गया। अब ये पॉइंट हो गया डी पॉइंट, तो ये टूट के ऐसे गिर गया नीचे की तरफ, और ये पॉइंट हो गया डी पॉइंट। तो डी पॉइंट क्या है, 5 मीटर की दूरी पे है, किससे, 5 मीटर की डिस्टेंस पे ए की तरफ, ए से। तो अभी हमें बताना है कि ओरिजिनल हाइट, जो ट्रंक की जो टोटल हाइट है वो कितनी है। देखो अगर यहां से यहां तक ये पोर्शन टूट गया, ये वाला टूट गया, तो अब ये नीचे जब गिरेगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा ऐसे ही, मतलब एक पोजीशन पे ऐसे होगा, एक पोजीशन पे ऐसे होगा, एक पोजीशन पे ऐसे होगा, फिर यहां पे आके गिर गया। तो ये जो हाइट है ये वाली, ये सेम रहेगी। तो ये वाली हाइट जो सी डी बी सी की हाइट है, वो सी डी की हाइट सेम रहेगी, जो सी डी की हाइट है और बी सी की हाइट सेम रहेगी। तो टोटल हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट, टोटल ट्रंक की हाइट कितनी होगी, इन दोनों का समेशन, इन दोनों का ऐड। अब ये हमारे पास 5 मीटर की डिस्टेंस पे जाके गिरा है और ये 12 मीटर गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर ये 90 डिग्री है और ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो होता क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। एल्टीट्यूड कितना, 12 दैट इज 144, बेस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ गया 169, तो हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास 13 मीटर। तो ये हाइट हमारे पास 13 मीटर आ गई। तो टोटल ट्रंक की हाइट कितनी है, 13 मीटर प्लस 12 मीटर, तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 25 मीटर। तो ये टोटल हाइट कितनी है हमारे पास 25 मीटर। पूछा हमसे क्या था, टोटल हाइट ऑफ द ट्रंक, तो टोटल हाइट कितनी है 25 मीटर। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, तो यहां से अगर ये स्टार्ट किया तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो ये कितना 12 किलोमीटर। फिर क्या है 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर, ठीक। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन बताई थी पहले आपको। फिर 15 किलोमीटर जाने के बाद वेस्ट की तरफ कितना गया 19 किलोमीटर, तो वापस कितना 19, तो 15 तो ये हो गया, फिर इसके बाद 4 और आगे हो गया। उसके बाद क्या है 15 किलोमीटर ड्यू साउथ, तो साउथ की तरफ भी 15 गया, तो 12 तो ये हो गया, फिर 3 और गया, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये था तो ये डिस्टेंस बतानी है हमें, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 4, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, फिर से वही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये वाली पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड। और बेस एल्टीट्यूड हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जो 90 डिग्री होगा, जहां पे 90 डिग्री बन रहा होगा उसी के पास में जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो बेस होता है और दूसरा एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। इंटरचेंज भी कर सकते हो आप, किसी को बेस मान सकते हो, किसी को एल्टीट्यूड मान सकते हो। कि अगर मैं इस फिगर को इस तरीके से देखूं तो ये मेरा बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया। लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये मेरा बेस हो गया और ये एल्टीट्यूड हो गया, सामने वाला पोर्शन क्या है हाइपोटेनस हो गया, दोनों केस में। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना था 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस एल्टीट्यूड कितना 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना है 25, तो ये कितने का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस कितना होना चाहिए 5, तो टोटल डिस्टेंस जो यहां से इस पॉइंट की है वो कितनी है 5 किलोमीटर। आंसर कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए क्यूब हैज इट्स फेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, तो क्यूब है हमारे पास, तो क्यूब के जो डिफरेंट फेसेस है वो डिफरेंट कलर से पेंट कर दिए गए। तो इसके जो सारे फेसेस है वो डिफरेंट कलर से पेंट कर दिए गए। अभी इसको काट दिया गया स्मॉल साइजेस में, इक्वल साइज के स्मॉल स्मॉल पीसेस में,
जिससे सभी का साइज कितना 1/4 हो गया बिग क्यूब के। ठीक है, तो मतलब 4 एक तरीके से देखा जाए तो आधा काटा गया, फिर से आधा आधा दोनों को काटा गया। तो मतलब कि इसमें कितने पीस बन जाएंगे एक साइड में, यहां पे कितने क्यूब बनेंगे 16। इस तरीके से इसको कट कर दिया गया। ऐसे 16 यहां पे दिख रहे, ऊपर से चारों तरफ से 16 दिखेंगे। मतलब कितने हमारे पास क्यूब होंगे, 4 का क्यूब इक्वल टू 16 4। इतने स्मॉल स्मॉल क्यूब्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विद ओनली वन ऑफ द साइड पेंटेड, सिर्फ एक साइड पेंटेड वाले कितने क्यूब्स होंगे हमारे पास। अगर मैं इस फेस पे देखूं तो ये वाला जो होगा ये ऊपर से भी पेंटेड होगा, इस साइड से भी और इस साइड से, तीनों साइड से पेंटेड होगा। ये वाला इस साइड से और दूसरी साइड से होगा, कोने पे है उस साइड से, तो ये दोनों साइड से पेंटेड होगा, ये भी दोनों से और ये तीनों साइड से। फिर ये दोनों से, ये दोनों से, ये तीनों साइड से, ऐसे ये दोनों से होंगे, दोनों दो साइड से और ये 3 साइड से। हमारे पास कितने ऐसे क्यूब बचेगी जो सिर्फ इस साइड से पेंटेड होगा, तो इसमें 4 क्यूब है हमारे पास। टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं। एक फेस में कितने 4 क्यूब्स आए, ऊपर भी 4 क्यूब्स आएंगे, यहां पे भी 4 क्यूब्स, तो टोटल फेस कितने 6। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितनी आएगी 24 क्यूब्स कैसी होगी, जो सिर्फ एक साइड से पेंटेड है। पूछा क्या है, स्मॉल क्यूब्स विद ओनली वन ऑफ द साइड पेंटेड, तो कितनी है 24। आंसर क्या है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि राम और श्याम दोनों 4 दिन तक काम करते हैं और उन्होंने वो 60% कंप्लीट कर दिया गया। तो 60% उस काम का, किसी भी काम का 60% क्या होता है, तो 60% ऑफ 1 इक्वल्स टू 3/5। तो 3/5 काम जो है खत्म हो गया है कितने दिन में, 4 दिन में राम और श्याम ने दोनों ने मिलकर किया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि राम क्या है छुट्टी पे चला गया और श्याम ने उस काम को, जो काम बचा हुआ था दैट इज 2/5, उस काम को 8 दिन में किया। तो श्याम ने 8 दिन में क्या काम किया 2/5, 8 दिन में इतना काम किया। तो श्याम ने एक दिन में कितना काम किया, एक दिन का, तो 2/5 इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों कर देंगे, अगर 8 दिन में इतना कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 8 से डिवाइड करेंगे। तो श्याम ने एक दिन का काम कितना है 1/20, तो शाम का एक दिन का काम कितना है 120, तो 20 डेज में कितना काम करेगा 1, तो वो काम कंप्लीट कितने दिन में करेगा श्याम, कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 20 डेज। पूछा किसका था हमसे, राम का पूछा गया था कि राम कितने टाइम में जॉब को कंप्लीट करेगा, श्याम कितने में करेगा 20 डेज में। तो श्याम का एक दिन का काम कितना 1/20, तो 4 दिन का काम कितना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/20 इक्वल्स टू 1/5। तो श्याम का 4 डेज का काम कितना है 1/5, और राम और श्याम ने दोनों ने मिलकर कितना काम किया था 3/5। राम और श्याम ने 4 डेज में मिलकर कितना काम किया था 3/5। श्याम ने कितना काम किया 4 दिन में 1/5। तो हमें पता चल जाएगा कि राम का 4 डेज का काम कितना है 2/5। राम का 4 डेज का काम कितना है 2/5। ठीक है, राम का एक दिन का काम कितना होगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2/5 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/10। तो 1/10 राम एक दिन में करता है, तो काम कितने दिन में पूरा करेगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक काम कितने दिन में 10 डेज में, तो राम कितने दिन में उसको काम फिनिश करेगा, तो राम क्या आ गया हमारे पास 10 डेज। पूछा क्या था हमसे कि राम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो राम कितने दिन में कंप्लीट करेगा 10 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है मिलिट्री कोर्ट राइट्स सिस्टम एज सिसमैट। तो सिस्टम को उसने कैसे लिखा, कैसे लिखा सिसमैट, मतलब इन तीनों को रिवर्स कर दिया गया MET, तो MET, और इन तीनों को भी रिवर्स कर दिया गया SYS। ठीक है, मतलब किया नहीं किया नेक्स्ट में देखेंगे। अभी क्या है, सेकंड क्या है उसका, नियरर को कैसे लिखा उसने AENRER। ठीक है, तो N आधा फिर से हाफ ब्रेक किया उसने, AEN, तो ऐसे रिवर्स में किया आधा तोड़ के, RER फिर से RER ऐसे ब्रेक करके तोड़ गया। तो अभी हमारे पास क्या है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना 8 डिजिट है, तो 8 को हाफ हाफ कर लेंगे, तो इस वाले को क्या लिखेंगे हम CARF, इस वाले को क्या लिखेंगे NOIT। तो क्या होगा हमारे पास CARF NOIT, तो आंसर क्या है डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्या कह रहा है कि आर एंड एस आर टू डिफरेंट इंटीजर दैट इज डिवाइडेड बाय 5। तो कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होता है तो या तो उसके पीछे क्या है 0 आएगा या उसके पीछे क्या है 5 आएगा। तो कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसके पीछे क्या है 0 आएगा या फिर 5 आएगा। फिर क्या कह रहा है कि इनमें से बताना है कौन सा नेसेसरीली सही नहीं है। नोट पूछा है तो कीवर्ड क्या है नोट, नोट को अंडरलाइन करना है। तो r माइनस एस इज डिवाइडेड बाय 5। तो कोई भी दो नंबर है उनके पीछे या तो 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइडेड है, ये गिवन हो गया। तो अगर दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे, कोई भी x और y को हम दो नंबर को अगर ऐसे हम माइनस करेंगे x माइनस वाई, तो इसके पीछे अगर 0 है या 5 है या इसके पीछे 0 या 5 है तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी दोनों जो नंबर आएगा उसके पीछे इधर 0 होगा या 5 होगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अगर मेरे पास एक नंबर था 55 और दूसरा नंबर था 25, तो इसको अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 30। तो जो नंबर आएगा उसके पीछे आएगा 0। मतलब अगर ऐसे देखें हम कि अगर x के पीछे यहाँ 5 है और y के पीछे भी 5 है तो जो नंबर आएगा उसके पीछे आएगा 0। ठीक है, अगर इसके पीछे 5 है और इसके पीछे 0 है तब आएगा 5 या वाइस वर्सा, इसके पीछे 0 है इसके पीछे 5 है तब भी 5 आएगा। ठीक है, और फिर जो नंबर है उसके पीछे 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइडेड होगा। यहाँ पे हमने देखा था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है कि r प्लस एस इज डिवाइडेड बाई 10। r प्लस एस इज डिवाइडेड बाई 10। अगर मेरे पास एक नंबर है 55 और दूसरा नंबर है 20, ठीक है, दोनों 5 से डिवाइडेड है, इन दोनों का समेशन 75, तो वो 10 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हमसे पूछा क्या गया था, नॉट नेसेसरीली ट्रू, जरूरी नहीं कि वो ट्रू। तो ये स्टेटमेंट सही आंसर हमारा हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 100 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर है, आइदर दे स्टार्ट विद 2 और दे एंड विद 2। तो 100 से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 300 तक मेरे को जाना है, तो ऐसे कितने नंबर हो गए, वो या तो 2 से स्टार्ट हो या 2 से एंड हो। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो 102 एक नंबर है जो 2 से एंड हुआ है, फिर 112, फिर 122, 132, ऐसे कितने तक जाएगा 192 तक। ये कितने नंबर है हमारे पास जो 192 तक ये 2 से एंड हो रहे हैं। तो हमारे पास यहां से यहां तक कितने नंबर होंगे, ये होंगे हमारे पास 10 नंबर। और कोई भी अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है, अगर मैं कोई भी नंबर स्टार्ट किया, मान लो मैंने अगर कोई भी नंबर स्टार्ट किया और मैंने 8 से स्टार्ट किया और मैं ऐसे कंटिन्यू 9, 10 ऐसे ही 91 तक जा रहा हूं, तो अगर मेरे को एक नंबर काउंट करना है कि ये कितने नंबर है, तो क्या करते हैं हम 91 में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे तो 8 और फिर एक ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 84। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पे कहां से जा रहा है 0, 1, 2, 3 ऐसे सीक्वेंस बन रही है। तो 9 - 0 + 1 दैट इज 10। 10 नंबर ही मेरे पास ये हो गए। फिर इसके बाद क्या है कि 200 से स्टार्ट करते हैं हम, 201 से ऐसे होते जाएंगे और 299 तक जाएंगे। ये सारे नंबर क्या है 2 से स्टार्ट हो रहे हैं 299 तक। तो ये कितने नंबर होंगे, फिर वही 99 - 0 + 1, तो ये कितने नंबर है 100 नंबर है। 10 नंबर मेरे पास पहले थे, तो टोटल नंबर कितने आ गए 100 + 10 दैट इज 110। आंसर आ गया, यही हमसे पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। ये कह रहा है कि देर आर 4 डिजिट दैट इज 1, 2, 3, 4 और 4 डिजिट का नंबर बनाना हमें। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 4 डिजिट का, 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो इस पे कौन सी डिजिट्स हमें यूज करनी है 1, 2, 3 और 4, और इनको रिपीट भी नहीं करना है। ठीक है, 1 सिर्फ एक बार यूज होगा, 2 भी एक बार यूज होगा, 3 भी और 4 भी, दोनों चारों क्या है एक बार यूज होंगे। फिर ये हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इसमें कह रहा है कि 2 and 3 आर नॉट टू इमीडिएटली फॉलो ईच अदर। 2 और 3 एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, तो 2 और 3 के बीच में या तो एक नंबर होगा या 2 नंबर होगा। फिर कह रहा है कि 1 इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। ठीक है, 1 के जस्ट बाद 3 नहीं आएगा, सेकंड हो गया। थर्ड क्या कहता है कि 4 इज नॉट टू अपीयर एट द लास्ट प्लेस, तो जो लास्ट प्लेस होगा यहाँ पे 4 नहीं आएगा, और जो फर्स्ट प्लेस होगा 1 इज नॉट टू अपीयर एट द फर्स्ट प्लेस, तो 1 क्या है फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा कभी भी। ये 4 स्टेटमेंट हमें गिवन थी। अब क्या बताना है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म, तो कितने डिफरेंट नंबर्स हमारे इससे बन सकते हैं, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है या जो ऑप्शन हमें गिवन है उससे हमारे कितने डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं।
अगर मेरे पास 4 डिजिट है और 4 नंबर डिजिट का नंबर बनाना है तो कैसे कितने चॉइसेस से बन सकता है? अगर ये स्टेटमेंट नहीं गिवन होती तो फर्स्ट प्लेस पे मैं चारों में से किसी को भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। सेकंड प्लेस पे अगर एक यहां पे यूज हो गया तो मेरे पास 3 नंबर है, तो 3 को मैं सेकंड प्लेस पे कोई से को भी यूज कर सकता हूं। फिर मेरे पास 2 नंबर अगर यूज हो गए तो मेरे पास सिर्फ 2 बचे, तो थर्ड प्लेस पे मैं दोनों में से किसी को भी यूज कर सकता हूं। और जब 3 नंबर ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, सिर्फ 1 नंबर बचा है, तो लास्ट प्लेस पे सिर्फ एक ऑप्शन बचा है मेरे पास। तो टोटल नंबर कितने? 24 बन सकते हैं उस केस में, 24 बन सकते हैं। अभी बताना है कि जब ये कंडीशंस गिवन है तो कितने नंबर बन सकते हैं। अगर मैं केस फर्स्ट मान लूं, केस फर्स्ट क्या है कि जो 1 है वो लास्ट में यूज हुआ है। अगर 1 यूज हुआ है तो मेरे पास नंबर क्या क्या बचे? 2, 3 एंड 4, ठीक है। 2, 3, 4 बचा, और 2, 3 एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, तो इसका मतलब उनके बीच में 4 होगा। तो 2 अगर यहां पे होगा, 3 यहां पे होगा, 4 यहां पे होगा, या ऐसे हो सकता है 3, 4, 2, 1, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए? जब 1 लास्ट में है तो ऐसे 2 नंबर है। केस 1 में कितने नंबर आ गए? 2 आ गए। केस 2 अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास 2 जो है लास्ट में है, 2 जो है लास्ट में है, अब मेरे पास 2 के पास में 3 नहीं आ सकता। अगर यहां पे 2 है तो यहां पे 3 नहीं आ सकता, 3 इन दोनों में से किसी में भी आ सकता है, और 4 क्या है? 4 भी इन तीनों में से किसी में भी आ सकता है। अब 3 के जस्ट बाद 1 नहीं आएगा, 3 के जस्ट बाद 1 नहीं आएगा, तो अगर 3 यहां पे है फर्स्ट प्लेस पे तो यहां पे 4 आएगा, ये केस होगा। एक सेकंड केस ये भी हो सकता है, अगर यहां पे 2 है और यहां पे 1 आ गया तो 1, 4, 3, ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक केस ये भी हो सकता है कि अगर 2 लास्ट में है, मेरे पास 2 लास्ट में है और 4 अगर यहां पे है इसके पास में, तो 3 और 1 को कैसे? 1 के बाद में 3 नहीं आ सकता, लेकिन 3 के बाद में 1 आ सकता है, ठीक है। एक केस ये भी हो सकता है 2 अगर 4 फर्स्ट प्लेस पे है, अब 1 और 3, 1 तो स्टार्टिंग वाले प्लेस में यहां पे आ ही नहीं सकता, 1 तो फर्स्ट में नहीं आ सकता, तो ये वाला केस तो हट गया हमारा, ठीक है। अगर 4 फर्स्ट पे है और 1 के बाद में 3 नहीं आ सकता, लेकिन 3 के बाद में 1 आ सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए? 1, 2 एंड 3। तो 3 केस यहां से आ गए हमारे। सेकंड केस में कितने हैं? 3 नंबर है। फर्स्ट में कितने थे? 2 नंबर। अब एक थर्ड केस क्या है? थर्ड केस जिसमें 3 क्या है? लास्ट में है, 3 लास्ट में होगा। अगर 3 लास्ट में है, लास्ट डिजिट में है, तो यहां पे 2 नहीं आ सकता, तो 2 इन दोनों में से किसी पोजीशन पे आ सकता है, और 4 क्या है? 4 भी इन दोनों में से किसी में भी आ सकता है, ठीक है, तीनों में से किसी में आ सकता है। 1 यहां पे नहीं आ सकता, 1 इन दोनों में से आ सकता है, और 2 भी इन दोनों में से आ सकता है, 2 भी नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इस ऑप्शन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचा, दैट इज 4, तो यहां पे 4 आएगा। 4 आएगा तो 1 और 2 और 2 और 1 को अरेंज कर, क्योंकि और 1 फर्स्ट पे भी नहीं आ सकता है, तो 1 यहां पे नहीं आ सकता है, तो 1 सिर्फ यहां पे आएगा, और जब 1 यहां पे आएगा तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर बचा, दैट इज 2, तो यहां पे आएगा 2। तो कितने, इस थर्ड केस में हमारे पास कितने नंबर है? सिर्फ एक नंबर है। केस फोर्थ क्या है? जिसमें 4 लास्ट में हो, लेकिन 4 लास्ट में नहीं हो सकता क्योंकि ये गिवन है, इस केस में ये गिवन है। तो मेरे पास तीनों केस में 3 केस बने, तीनों केस में कितने नंबर है? केस 1 में 2 नंबर है, केस 2 में 3 नंबर है, और केस 3 में सिर्फ 1 नंबर आया। तो टोटल नंबर कितने? 6 नंबर हो गया, तो आंसर 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है और हाइट कितनी है? 7 मीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया कि अंडरग्राउंड एक टैंक है जिसकी डायमेंशन कितनी है? 5.5 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर। उसकी डायमेंशन भी गिवन है जो नीचे अंडरग्राउंड में है। तो नीचे वाले टैंक से हमें ऊपर वाला टैंक भरना है, और फिर हमें बताना है कि नीचे वाले टैंक का कितना पोर्शन अभी भरा हुआ है। तो नीचे वाले टैंक का, अंडरग्राउंड जो टैंक है उसका कितना पोर्शन अभी भरा हुआ है, तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट वाले केस में जो हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक है उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसमें कितना वाटर आएगा, तो ये कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई कितना होता है? 22/7, आर कितना है? 2 × 2, एच कितना है? 7, तो ये आ गया 88 मीटर क्यूब। तो इतना पानी 88 मीटर क्यूब पानी ऊपर वाले टैंक में आएगा। अब नीचे वाले टैंक में पानी कितना है? अंडरग्राउंड वाले में, उसमें कितना है? 5.5 × 4 × 6, क्योंकि क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? L × B × H, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 132,
132 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये कितना भरा हुआ है, कितना पानी बचा है, 132 में से 88 गया तो कितना बचा है, 44 मीटर क्यूब बचा हुआ है। तो कितने परसेंट ऑफ द टोटल कितना है, 132, बचा कितना है, 44। तो कितना फ्रैक्शन बचा है, कितना परसेंटेज बचा है, ये कितना पोर्शन बचा है, तो 44 अपॉन 132, तो ये कितना 1/3, 44 से इसको काट दें 1, तो 1/3 मतलब 3 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा बचा है हमारे पास। तो इसने पूछा है ना हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक, तो जो अंडरग्राउंड जो टैंक था उसके कितना हिस्सा बचा है, कितना पोर्शन उसमें बचा है। तो अगर मैं उसको 3 हिस्से में डिवाइड करूं तो सिर्फ एक हिस्सा बचा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 44 मीटर क्यूब बचा है, टोटल कैपेसिटी थी 132 मीटर क्यूब की, तो कितना पोर्शन बचा है, 1/3, आंसर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। तो वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, तो बॉयज से गर्ल्स कितना है, ट्वाइस है। अगर बॉयज n है तो गर्ल्स कितनी है, 2n है, तो टोटल कितना है, 60 है। तो n कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं, 20। ठीक है, और लड़कियां कितनी है हमारे पास, वो होगी कितनी, ट्वाइस ऑफ बॉयज दैट इज 40। ठीक है, फिर कहता है कि कमल अ बॉय रैंक 17th फ्रॉम द टॉप, तो एक लड़का है कमल, उसकी रैंक क्या है, 17th है। कितनी रैंक है, 17th, मतलब कि 16 उससे ऊपर है, 16 बच्चे उससे ऊपर है। और उससे नीचे कितने हैं, अगर टोटल 60 थे तो 16 ऊपर है, 17th वो है, तो उससे नीचे कितने हो गए, 43, 43 बच्चे उससे नीचे हो गए। ठीक है, फिर पूछ रहा है क्या, फिर आगे क्या कह रहा है कि इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, तो 9 लड़कियां इससे ऊपर है, तो 16 में से 9 क्या है, लड़कियां है, तो टोटल लड़के कितने हैं, 7। बताना क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज इन द रैंक आफ्टर हिम, तो टोटल बॉयज कितने थे हमारे पास, 20 बॉयज थे, 7 उससे ऊपर है, 8th वो है खुद, तो उससे नीचे कितने बचे, 12। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 20 थे, 7 उससे ऊपर है, 8वां वो खुद है 8th, तो उससे नीचे कितने, 12, क्योंकि 20 - 8 = 12, तो उससे नीचे कितने हैं, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी क्या एक सर्कुलर पार्क के अराउंड घूम रहे हैं, ए और बी दोनों सर्कुलर पार्क के अराउंड घूम रहे हैं, तो दे स्टार्ट एट 8 AM, तो 8 बजे सुबह उन्होंने दोनों ने स्टार्ट किया। ठीक है, एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, और दोनों क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, माने ए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बी किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ए की जो स्पीड है वॉक करने की, वो 2 राउंड पर आवर है, मतलब 1 घंटे में ए कितने राउंड देता है, 2 राउंड देता है। बी कितने राउंड देता है 1 घंटे में, 3 राउंड। बी के कितने राउंड है 1 घंटे में, 3। इसके बाद क्या बताना है, हाउ मेनी टाइम्स दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM एंड बिफोर 9:30 AM, तो 1.5 घंटे में, 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में 1.5 घंटे का टाइम है हमारे पास, तो 1.5 घंटे में वो दोनों ए और बी आपस में एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे। अगर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया था कि अगर मैं बी को रेस्ट में मान लूं और बी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर मैं ए की जो रिलेटिव स्पीड होगी बी के रेस्पेक्ट में वो कितनी होगी, 2 राउंड्स पर आवर प्लस 3 राउंड्स पर आवर। क्यों, क्योंकि हमने बी को क्या है, रेस्ट में माना है, ये मैंने पहले समझाया था आपको। ठीक है, ए और बी की, अब ए की जो बी के रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी, 5 राउंड्स पर आवर। ठीक है, अगर बी रेस्ट में है, बी एक जगह बैठा है, तो 1 घंटे में ए कितनी बार आ जाएगा इसके पास, 5 बार, 5 टाइम्स, क्योंकि 5 राउंड्स लेता है 1 घंटे में, तो 5 बार आ गया वो 1 घंटे में, 1 आवर में। फिर क्या है, हमारे पास टाइम कितना था, 1.5 घंटा, 8 से 9:30 के बीच में 1.5 घंटा था। अब आधे घंटे में कितने राउंड देगा वो, 5 का आधा दैट इज 2.5, तो 2.5 राउंड देगा अगले आधे घंटे में। 2.5 राउंड का मतलब है कि एक पूरा हो गया, फिर दूसरा पूरा हो गया, फिर तीसरा यहां पे आ गया आधे में, तो तीसरी बार उससे आगे नहीं मिलेगा। तो टोटल कितनी बार उससे मीट किया बी से, ए 5 + 2 दैट इज 7 टाइम्स, तो 7 बार ए क्या है, बी से मीट करेगा उस 1.5 घंटे में। आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं,
W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो 25 कितना होता है? 25% ऑफ 1 तो कितना होता है? 1/4। तो 1/4 वर्क को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो 1 वर्क को कितने दिन में करेगा? 120 डेज में करेगा। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि x, ये W के केस में था, x क्या है? 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो 1/4 10 डेज में, तो 1 कितने डेज में? 40 डेज में। तो x के लिए आ गया हमारे पास 40 डेज, W के लिए 120 डेज। थर्ड क्या कह रहा है कि y के लिए, y कितने दिन में y करता है? 40%। तो 40% अपॉन 100 इंटू 1, तो ये कितना आ गया? 2/5। तो 2/5 को कितने टाइम में करता है? 40 डेज में करता है। तो y उस एक काम को कितने टाइम में करेगा? 5 इंटू 40/20/2, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 100 डेज। तो y कितने टाइम में करेगा? 100 में करेगा। फिर है हमारे पास z 1/3 कितने टाइम में करता है? 13 डेज में करता है। तो 1 को कितने में करेगा? 3 इंटू 13, दैट इज 39 डेज। तो z ने कितना टाइम लिया? 39 डेज, y ने 100 डेज, x ने 40 और w ने 120 डेज। पूछा क्या है? हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट? सबसे पहले कौन करेगा? जो सबसे कम टाइम देगा। तो सबसे कम टाइम किसने लिया? z ने। तो वो कितना टाइम लिया? 39 डेज। तो आंसर क्या है? z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज ₹10,000। तो मंथली जो इनकम है 5 लोगों की एक फैमिली है, तो सबकी जो मंथली इनकम है वो एवरेज जो है वो 10,000 है। ठीक है, 10,000 है एवरेज इनकम ऑफ दैट फैमिली। तो कहीं ना कहीं उनकी जो टोटल इनकम होगी, जब उस जो टोटल इनकम को अगर ऐड करेंगे, ये एवरेज है, तो वो कितनी होगी? 5 इंटू 10,000, तो वो 50,000 होगी के आसपास होगी। ठीक है, उनका सबका सम, 5 की इनकम्स का सम। तो व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज्ड बाय ₹1,20,000 पर ईयर। तो एक साल में 1,20,000 एक पर्सन की ऐड हो गई, तो ये एक साल की गिवन है 1,20,000 1 ईयर की। तो 1 मंथ की कितनी हो गई? कितना इंक्रीज हुआ 1 मंथ का? तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10,000 का इंक्रीज होगा, तो 10,000 और बढ़ गई एक मंथ की, तो टोटल 50,000 थी, 10,000 एक मंथ में और बढ़ के आई, तो टोटल कितनी हो गई? 60,000। ठीक है, अब मेंबर कितने हमारे पास? 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास। एवरेज कितना आएगा? 12,000। तो आंसर क्या होगा इसका? 12,000। नेक्स्ट, तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक राउंड आर्चरी का टारगेट है जिसका डायमीटर कितना है? 1 मीटर है। अगर ये हमारे पास आर्चरी का टारगेट है तो इसका ये रेडियस कितना होगा? 0.5 मीटर, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है? 1 मीटर है, तो रेडियस 0.5 मीटर। फिर कहता है कि इसमें स्कोरिंग 4 एरियाज है जिनका कलर क्या है? रेड, ब्लू, येलो एंड व्हाइट। ये 4 कलर है इसमें। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, 4 कलर हो गए, इस तरीके से स्कोरिंग होती है। द रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज 0.2 मीटर, मतलब ये रेडियस कितना है? 0.2 मीटर है। टोटल कितना है? 0.5। तो ये तीनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितनी? 0.1, ये 0.1, ये 0.1, टोटल एडिशन 0.5 मीटर। ये गिवन था। पूछा क्या आंसर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो फॉल्स इन द रेड रीजन ऑफ द आर्चरी टारगेट। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर इसमें एक टारगेट हिट किया जाए और वो इस रेड एरियाज में हिट करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सिंपल एक चीज होती है, हमें किसी भी चीज की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल क्या है? कि वो इस एरिया में फॉल करे। टोटल क्या है? इस पूरे एरिया। ठीक है, अब जो इस एरिया में फॉलो करेगा तो इसका एरिया निकालना है हमें और टोटल एरिया पता होना चाहिए। तो इसका एरिया कितना होता है? सिंपल, इसका एरिया कितना होगा? πr²। r कितना है? 0.2 मीटर। नीचे वाले का एरिया कितना है? टोटल नीचे पूरे, अगर मैं पूरे का एरिया देखूं तो कितना होगा? पाई इंटू 0.5 r², मतलब दैट इज r इज 0.5 मीटर, तो इसका स्क्वायर। ऊपर वाला कितना? 0.2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 0.2 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4/25। तो इसको 4/25, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0.16। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 0.16। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो ये क्या कह रहा है कि पर्सन कितना % डिस्काउंट देता है, 10% डिस्काउंट देता है अगर वो कैश में पेमेंट करेगा। और किस चीज पे 10% डिस्काउंट है? मार्क प्राइस पे। अगर प्राइस मार्किंग है 770 तो उस पे उसने डिस्काउंट कितना दिया? 10%। फिर क्या कह रहा है कि ये 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना है? 10% का उसको अब भी गेन हुआ है। तो अगर 770 उसका मार्क प्राइस था, डिस्काउंट 10% है, तो 10% ऑफ 770 कितना हो गया हमारे पास? 77 रुपीज, इतना हो गया। और 77 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 693। 693 क्या है? इतने में अगर उसने इसको बेचा तब भी उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 10% का गेन हुआ है। तो अगर उसका प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस x था, तो 10% ऑफ x ये होगा कि x प्लस 10% ऑफ x इक्वल टू 693। भाई x उसका अगर कॉस्ट प्राइस है और 10% उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो इतना प्रॉफिट होने के बाद उसका प्राइस कितना है? 693 है। ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में ये। ठीक है, 110x अपॉन 100 इक्वल टू 693। तो x इक्वल टू 693 इंटू 10 अपॉन 11। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 इक्वल टू 630 एक्स आ गया मेरे पास। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय? तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 630। तो आंसर क्या है? 630। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए इनको एक बार आप रिवाइज, एक बार इनको सोल्व करना खुद से और फिर इनकी वीडियोस देखना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है और कहीं पे भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें या तो वहीं यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस के बारे में, या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी ये है pragyanIAS4@gmail.com। तो इस मेल आईडी पे कोई भी क्वेरी, एनीथिंग रिलेटेड टू यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड एससीएस, आप इस पे मेल कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल होगा जिसपे आप करंट कंटेंट्स, करंट अफेयर्स के और स्टैटिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट यू कैन गेट द एक्सेस। थैंक यू वेरी मच।